हमने 3 चीजें देखी थी, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 3 चीजों को, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको मिलेंगे आगे जब आप पढ़ोगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो वहां पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सीधा कह दिया जाएगा एनाइसोगेमस टाइप है, ओगेमस टाइप है, आइसोगेमी है। और बेटा यही क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में भी बनते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट बताया गया है कि आइसोगेमी का क्या एग्जाम्पल है, एनाइसोगेमी का क्या एग्जाम्पल है, वो इस एग्जाम्पल को उठाकर आपका क्वेश्चन बना देंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले भी बड़े ध्यान से देखेंगे, आइसोगेमी की जब बात कर रहे थे, आइसोगेमस जो आपके पास कंडीशन थी उसमें दोनों गैमेट सिमिलर थे। जो दो गैमेट आपके पास थे, एक मेल और फीमेल, दोनों ही आपके सिमिलर थे। उन दोनों में मोटाइल कंडीशन भी हो सकती है और उन दोनों के अंदर नॉन मोटाइल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। एक तो वो फ्लैजिला वाली बातें जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, देखते जाओगे ध्यान से। तो दोनों के अंदर मोटाइल कंडीशन भी हो सकती है और दोनों के अंदर नॉन मोटाइल कंडीशन भी हो सकती है। और मोटाइल कंडीशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि भी दोनों ही गैमेट मोटाइल हैं, साइज में सेम है, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल, प्लीज अपना नोट कीजिएगा, ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाए कि अगर मैं मोटाइल में एग्जाम्पल पढ़ूं तो मुझे क्या एग्जाम्पल मिलेंगे। मोटाइल में एक एग्जाम्पल मुझे मिलेगा जो एनसीईआरटी कहती है यूलोथ्रिक्स का, ठीक है। और क्लैमाइडोमोनास की, ये बेटा ये जीनस है, क्लैमाइडोमोनास एक जीनस है। इसकी कुछ स्पीसीज में आइसोगेमस कंडीशन होती है, कुछ में एनाइसोगेमस, ठीक है। तो ये नॉन फ्लैजिलेट की अगर हम बात करें, नॉन मोटाइल की, कि भाई फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं फ्लैजिला एब्सेंट, लेकिन साइज सिमिलर है, दोनों की आकृति एक जैसी है। और इस कंडीशन में आपके पास आपके एनसीईआरटी ने जो अच्छा एग्जाम्पल रखा है वो स्पायर वगैरह का रखा है। तो ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन देंगे, चाहे आप इसको अंडरलाइन कर ले, चाहे साइड में अपने एनसीईआरटी में जो व्हाइट पेज बिल्कुल पैराग्राफ के साइड में होता है वहां पर निकाल कर लिख ले, जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ने के लिए। अगला, दूसरी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमस। तो एनाइसोगेमस में हमारे पास क्या सिचुएशन है, एनाइसोगेमस में हमारे पास सिचुएशन है कि जो दो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं उनकी साइज डिसिमिलर है, ठीक है, साइज बराबर नहीं है। तो ठीक है, चलो यहां तक हमें आया एनाइसोगेमी के अंदर। और इसका एक एग्जाम्पल उठाया है उसने, यूडोरिना। यूडोरिना इज द एग्जाम्पल, ये एल्गी है जिसके अंदर हम ये कंडीशन देख रहे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल। अगली चीज देखिए, अगली चीज देखने की कोशिश कीजिए, क्या है, ध्यान से सुनते रहना भी, कि एनाइसोगेमस में भी एक टाइप बन जाती है जिसे हम कहते हैं ओगेमस। लेकिन ओगेमस में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं कि मतलब ये कंडीशन मिलेगी तो ही ओगेमस कहा जाएगा। क्या क्या, कि यदि आपको फीमेल जो गैमेट है, फीमेल गैमेट, उसकी दो कंडीशन क्या है, एक तो वो साइज में बड़ा हो, लार्ज इन साइज, और दूसरा वो नॉन मोटाइल हो, मतलब वो मूवमेंट नहीं करता हो। इस चीज को ध्यान रख लेना, नॉन मोटाइल ऐसी किसी बात है फ्लैजिला नहीं होगा, लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। और जो मेल गैमेट है यहाँ पर वो गैमी के अंदर, वो मेल गैमेट आपका एज कंपेरिजन टू फीमेल, फीमेल गैमेट के कंपेरिजन साइज में छोटा होगा, साइज में छोटा होगा, और दूसरा वो मोटाइल भी होगा। तो यदि जो दो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो दो गैमेट, उनमें से फीमेल गैमेट ये कंडीशन शो करता है और मेल गैमेट जो मैंने लिखा है ये कंडीशन शो करता है, तो आपका फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड हो जाएगा oogamous टाइप। और इसका एग्जांपल आपको दो डाले हैं, वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस।
वॉल्वस एंड फ्यूकस। तो भाई ये आपको थोड़े से करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अलग से एक तो ब्लैक हेडिंग के साथ फिर एग्जाम्पल भी इस तरह की कंडीशन में, तो ये आपको करने पड़ेंगे। अगली चीज देखिए भी, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, अब आप ऊपर आ जाइए, ऊपर देखिए, ठीक है, थोड़ा सा साइज रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया है बेटा। अगली अगली चीज में आपके पास डायग्राम है, इन डायग्राम को बड़े अच्छे से देखिए, किसमें क्या चीजें बता रखी हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे ये A1 डायग्राम है, आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो A1 डायग्राम किसका है भाई, लिखा हुआ है कि सबसे पहले ए कैटेगरी में जितना भी डायग्राम है वो ग्रीन एल्गी का है, और उसमें पहले नंबर पे A1 के अंदर वॉल्वॉक्स है, दूसरे नंबर पे यूलोथ्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर आपको दो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल भी मिले और उनका डायग्राम भी मिला, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये पहला डायग्राम यूलोथ्रिक्स, सॉरी ये वॉल्वॉक्स का है, और मैंने बताया था ये कॉलोनी में रहती है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की चीज क्या है कि यहाँ पर लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर दोनों तरह की कॉलोनी दिखा रखी है, पेरेंट ग्रुप भी है और डॉटर कॉलोनी। दूसरा, फिलामेंट जैसा यूलोथ्रिक्स होता है वो आपको दिखा रखा है। इसके एक भाग को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें इस तरीके से चीजें मिलेंगी कि एक इस हिस्से की एक सेल को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, इसको बड़ा करके देखें तो इसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और पायरिनोइड, जो मैंने पहले बताया था स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज होती है, स्टार्च को स्टोर करने वाली आकृतियां होती है, एल्गी में भी पाई जाती है स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज। ओके, तो इससे यहां से आप इस स्लाइड को देखकर लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी के। चले भी, इसके बाद आपके बी डायग्राम में कौन सी कैटेगरी की एल्गी है, बी डायग्राम में आपके पास, बी डायग्राम में आपके पास, यहाँ पर रख देता हूँ उसके बाद, बी डायग्राम में आपके पास ब्राउन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी के डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी का डायग्राम आपको दिखा रखा है। तो ब्राउन एल्गी में B1 पहला एग्जांपल किसका है, लेमिनेरिया का। दूसरा एग्जांपल किसका है, फ्यूकस का। जैसे अभी हमने ओगेमी में फ्यूकस और वॉल्वॉक्स दो उदाहरण पढ़े थे, तो यहां से भी ये पता चला कि वॉल्वॉक्स तो ग्रीन एल्गी था और फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। और जो थर्ड वन है दैट इज डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। तो सबसे पहले ब्राउन एल्गी के पहले एग्जांपल को पढ़ते, लेमिनेरिया। एक बार नीट के एग्जाम में ये डायग्राम आ गया था भाई, प्लीज ध्यान से सुन लो, नीट के पेपर में ये डायग्राम रख दिया गया था, लेबलिंग के साथ साथ ये पूछी गई थी कि इसका नाम क्या है और ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रही है। तो बेटा यहां पर ये पूरा जो आपको पत्ती जैसा इस तरीके से नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक। उसके बाद ये तने जैसा जो दिख रहा है छोटा सा, दैट इज स्टाइप, और नीचे किसी चीज से ये चिपकेगा, ठीक है, उससे अटैच रहेगा, तो वो स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट। तो तीन चीजें आपको इस डायग्राम में मिली, एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। दूसरा एग्जांपल फ्यूकस का है, फ्यूकस में देखो फ्रॉन्ड जो यहाँ पे पूरा कंप्लीट फ्रॉन्ड था, ये पूरा एक पत्ती जैसा था, यहाँ पर बट गया है, ब्रांचेस में बट गया है, ये भी फ्रॉन्ड है, ये भी फ्रॉन्ड है, ये भी, ठीक है, ब्रांचेस में बट गया है। इसके अलावा इस फ्रॉन्ड के पास एयर ब्लैडर है जिसमें हवा भर जाती है, ठीक है बेटा, हवा भर जाती है, और ये इसे पानी में फ्लोट करने में मदद करता है। जैसे पत्ती के बीच में एक धारी होती है, मिड रिप आप पत्ती के बीच में देखते हो, तो इस तरह की एक मिड रिप भी आपको दिखाई गई है, होल्ड फास्ट भी नीचे दिखाया गया है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्यूकस। और फ्रॉन्ड के अंदर पत्ती नुमा आकृति के अंदर और ब्रांचिंग आप देखोगे तो आपको ये थर्ड डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ध्यान से रखिएगा कि फ्रॉन्ड है वो आपको ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, उसमें कंप्लीट भी है, उसमें ब्रांचिंग पैटर्न भी है, और यहाँ पर फ्यूकस में एयर ब्लैडर है जो इसे तैरने में मदद भी कर रहा है। नाउ द लास्ट वन इज रेड एल्गी। थोड़ा सा कलर भी देखिए, यहाँ पर रेड है, इसमें दो एग्जाम्पल है, पीपी, ठीक है, पीपीजीजी करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, मैं आपको आगे बताऊंगा। पोरफायरा पैरा एग्जाम्पल है, देखिए कैसे पत्ती नुमा पोरफायरा का फ्रॉन्ड आपको दिखा रखा है। दूसरा एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, इसमें तो थोड़ा सा और अच्छे से नजर आ रहा है, पौधे जैसा, ठीक है, जैसे ब्रांचेस भी नजर आ रही है, तना भी नजर आ रहा है, कुछ छोटी छोटी पत्तियां भी नजर आ रही है।
तो जो मेन हिस्सा चल रहा है ये मेन एक्सिस है, और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रांचेस देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसका डायग्राम किस तरीके का है और इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो भाई देखिए बेटा, ये इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में डायग्राम आपको करने हैं। क्वेश्चन जो आएंगे मैं बताता चलूंगा कैसे आएंगे। जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन किए हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड, लाइन टू लाइन मैंने बता दिए थे कि यहाँ से ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को पकड़ते हुए चलिए आगे चलते हैं भी हम। देखिए, अब थोड़ा सा, क्योंकि अभी केवल एल्गी को ही पढ़ रहे हैं, टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, तो एल्गी के बारे में थोड़ा सा और चीजें हम पढ़ते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। इंसान के अलग अलग तरीके से एल्गी काम आती है, बहुत सारे कामों में इंसान एल्गी का प्रयोग करता है। अब एक अच्छी चीज कही गई है, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है कि जितना CO2 फिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है इस पृथ्वी पर, उस टोटल CO2 का 50%, लगभग लगभग 50% पृथ्वी पर एल्गी के द्वारा फिक्स किया जाता है। आपने ये पढ़ा है भी, फोटोसिंथेसिस से आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इसका मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो टोटल पृथ्वी पर जितनी CO2 का फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस से होता है, उस टोटल का लगभग लगभग 50% फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इस पृथ्वी पर एल्गी के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो सीधी सी बात है पानी में ये है, तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आसपास भी ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो दे आर ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट होता है मुख्य रूप से, importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animals। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझना। भाई अगर मान लो कोई और, मतलब अगर आप एक समय के लिए भूल जाओ कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे वेजिटेरियन है, शाकाहारी। ठीक है, और मांसाहारी भी ले लो तो मांस बनाने के लिए जो जीव है उसे भी तो खाना वेजिटेबल या प्रोडक्ट्स या प्लांट्स खाने पड़ते हैं। तो आप ये सोचिए, जो रोटी आप खाते हो, चावल है, दाल है, फल है, सब्जियां हैं, ये जितनी भी चीजें आप खाते हो ये किसने बनाई है? प्लांट ने बनाई है, पेड़ पौधों ने बनाई है। तो दीज आर चीफ प्रोड्यूसर, ये मुख्य इस पृथ्वी पर खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है। और इनका खाना खाकर ही, मतलब इनके पास जो फूड है उसी फूड की सहायता से आप अपने अंदर अपना बायोमास बढ़ाते हो, एनर्जी का निर्माण करते हो। तो एक फूड चेन चलती है, एक साइकिल चलती है जिसमें एक स्टेप के बाद एक स्टेप इस तरीके से चीजें चलती। तो दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ये सब एल्गी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए मुख्य रूप से खाना, और उस खाने से जो एनर्जी वो प्राप्त करेंगे वो सारे की सारी चीजें कहाँ से अवेलेबल हो रही है? एल्गी से अवेलेबल हो रही है, क्योंकि मेन प्रोड्यूसर ये। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा पोरफायरा, तो पोरफायरा कैसी एल्गी थी? रेड एल्गी थी। देखिए भूलिए मत, बार बार याद कीजिए। लेमिनेरिया सार्गेसम कैसी एल्गी थी? ब्राउन एल्गी थी। लेमिनेरिया का पीछे एग्जांपल में भी डाला है। आर द अमोंग 70 स्पीसीज, ये कहता है कि 70 ऐसी प्रजातियां हैं मैराइन एल्गी की, समुद्री एल्गी की, जिन्हें खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन 70 में से कुछ तीनों के नाम तो बता भी दिए कि 70 स्पीसीज ऐसी हैं मैराइन एल्गी की जिन्हें एज ए फूड यूज किया जाता है। उनमें से कुछ है जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। कुछ मैराइन ब्राउन एल्गी सर्टेन, और रेड एल्गी बड़ी संख्या में हाइड्रोकोलॉइड, एक पदार्थ बनाते हैं जो पानी को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। जैसे चिकनी मिट्टी पानी को होल्ड कर लेती है, इसी तरीके से ये किस तरह का कार्बोहाइड्रेट का बनाते हैं जो पानी को अपने पास रख लेता है, ना उड़ने देता है ना नीचे पेनिट्रेट करने जाने देता है। ठीक है,
तो इनमें से ब्राउन एल्गी के द्वारा बनाए जाने वाला वो हाइड्रोकोलोइड जो पानी को होल्ड करके रख सकता है उसका नाम एल्गीन है, और रेड एल्गी के द्वारा बनाए जाने वाले इस हाइड्रोकोलाइड का नाम कैरागीन है। तो बेटा इन कैरागीन और एल्गीन का प्रयोग बहुत सी चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, लेकिन उन्हें नमी चाहिए, वो सूखे ड्राई फॉर्म में नहीं भेजे जा सकते, तो उन्हें इन तरह के पदार्थों में लपेटकर इनके अंदर उनको पैक करके भेजा जाता है, विच आर यूज्ड कमर्शियली। तो ये अच्छी चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। एक ब्राउन एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोकोलाइड का नाम बताइए, रेड एल्गी से कौन सा हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक और कार्बोहाइड्रेट है जो रेड एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये दो रेड एल्गी जो है वो है जीजी, मैंने बताया था पीपीजीजी रेड एल्गी के नाम करने की ट्रिक होती है, पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, गैलिडियम ग्रेसिलेरिया। और गैलिडियम ग्रेसिलेरिया से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसका नाम है अगार, अगार। और ये जो अगार है इसका प्रयोग हम लैब के अंदर करते हैं। जब हम लैब के अंदर क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, माइक्रोब्स वगैरह को ग्रो करते हैं, उनका कल्चर करते हैं, माइक्रोब्स वगैरह को ग्रो करते हैं, उनका कल्चर करते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, अगार का यूज किया जाता है एज ए मीडियम। तो यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। इसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज में भी इस अगार का प्रयोग होता है। क्लोरेला, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे दो नाम और डाल दिए, आपकी बुक में खाली क्लोरेला मिलेगा, एंड स्पाइरुलिना। ये दो आपकी ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, और इनको बड़े स्तर पे खाने के रूप में फूड सप्लीमेंट होते हैं जो खाने के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, इन्हें बड़े स्तर पे पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि जो व्यक्ति स्पेस में जा रहे हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं रॉकेट्स वगैरह के अंदर, ठीक है, तो वो भी इनका यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। एल्गी को डिवाइड किया गया है तीन मेन क्लासेस में, क्लोरोफिशियाई जिसे आप ग्रीन एल्गी कहते हो, पियोफिशियाई जिसे आप ब्राउन एल्गी कहते हो, और रोडोफिशियाई जिसे आप रेड एल्गी कहते हो। देखिए ठीक है भाई, तो यहां से आपको पता चला कि किस ग्रुप की एल्गी क्या बना रही है, उसका यूज कहाँ हो रहा है, किस एल्गी को फूड सप्लीमेंट के रूप में, यहाँ तक कि स्पेस ट्रेवलर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको तीन क्लासेस का भी यहाँ से पता चलता है। अगली चीज देखिए भी, पहली एल्गी एनसीईआरटी से फर्स्ट एल्गी क्लोरोफिशियाई जिसे आप ग्रीन एल्गी कहते हैं। मेन पॉइंट पकड़िएगा भी ध्यान से मेन पॉइंट पकड़िए। इन्हें कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं। देखिए छोटे छोटे पॉइंट, इनकी बॉडी में भी हो सकती है एक सेल की बनी हो, ग्रुप में भी रह सकते हैं, फिलामेंट जैसे भी हो सकते हैं। इनका कलर घास जैसा हरा है क्योंकि इनमें ये पिगमेंट ज्यादा मात्रा में है, पिगमेंट और भी है लेकिन ये पिगमेंट ज्यादा मात्रा में है। तो कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी। पॉइंट हो गया कि ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, ए एंड बी। ये पिगमेंट इनमें कहां पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि एक सेल ऑर्गन है। क्लोरोप्लास्ट इनका कैसा हो सकता है, डिस्क शेप का। एग्जांपल मैं जो स्लाइड भेजूंगा उसमें से कर लेना, क्लेडोफोरा डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट, ऐसी होती है डिस्क, ऐसी डिस्क शेप होती है डिस्क। तो डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट क्लेडोफोरा में होता है। प्लेट लाइक जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी मैं बताऊंगा आपको। रेटिकुलेट टाइप होता है जाल जैसा, उडोगोनियम में पाया जाता है। कप जैसा क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला में पाया जाता है। स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप का स्पाइरोगेरा में पाया जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट को आप लिख लीजिए, मेरी इसी स्लाइड से यही भेज दूंगा मैं, इसमें से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग है। अगला, ज्यादातर मेंबर्स एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी रखते हैं जिन्हें पायरिनोइड कहते हैं, जो कहां पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में। मतलब पायरिनोइड कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनोइड के पास प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च, मतलब स्टार्च के अलावा उसमें प्रोटीन भी होता है।
कुछ एल्गी जो है में स्टोर फूड, वो फूड को स्टोर करती हैं ऑयल ड्रैपलेट्स के रूप में। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है, कठोर सेल वॉल होती है, स्टार लगा लेना इस चीज का, जिसमें इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की और आउटर लेयर बनी होती है पैक्टोज की। कि सेल वॉल जो है उसमें दो लेयर है, एक आउटर और एक इनर। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होगी, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का तरीका फ्रेगमेंटेशन या अलग अलग प्रकार के स्पोर बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर पढ़ा दिया मैंने। जूस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे जूस्पोरेंजिया कहते हैं। वो गोला जिसके अंदर जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं, उस गोले को जूस्पोरेंजिया कहते हैं। ये पूरा गोला जूस्पोरेंजिया कहलाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है टाइप और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स में। आइसोगैमस कंडीशन भी पाई जाती है, कुछ में एनाइसो और ओगैमस। कुछ कॉमनली ग्रीन एल्गी जो हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स पढ़ लिया आपने, ओगैमस टाइप होती है आपके एनसीईआरटी में। वॉलवॉक्स और फ्यूकस का एग्जांपल डाला था। यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दिखा रखा है, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स दोनों का डायग्राम दिखा रखा है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस शेप की होती है। स्पायरोगेरा में आइसोगेमी कंडीशन होती है लेकिन नॉन फ्लैजिलेट। कारा ये भी आपकी एक ग्रीन एल्गी है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल मिले। तो इस टेबल से आपको बेसिकली ये समझना है कि अगर हम छोटे छोटे पॉइंट बनाए, यही पढ़ने के और कुछ पढ़ने का पॉइंट नहीं होता है, कि ग्रीन एल्गी है उसका बायोलॉजिकल नेम क्लोरोफिशियाई, किस शेप में पाई जा सकती है, एक सेल की भी हो सकती है, ग्रुप में भी रह सकती है, फिलामेंटस। जनरली इनका कलर ग्रास ग्रीन होता है, घास जैसा हरा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप के हैं, ठीक है। डिश शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, कप, स्पाइरल। ज्यादातर मेंबर जो है उनमें एक या एक से ज्यादा स्टार्च को स्टोर करने वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसका नाम पायरेनोइड है। पायरेनोइड में प्रोटीन के अलावा स्टार्च होता है। कुछ एल्गी जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट को भी, मतलब ऑयल्स की बूंदों को भी स्टोर करती है एज ए फूड। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में दो चीजें, आउटर पैक्टोज, इनर सेलुलोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और या स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर का एग्जांपल, जूस्पोर जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग कंडीशन, किसी में आइसोगेमी, किसी में एनाइसोगेमी या ओगेमस भी देखने को मिलती है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल। ये आपको करने पड़ेंगे। अगर आप एक से दो बार रीडिंग लोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।